मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल। और इससे पहले आपने इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा और उस इंडेफिनेट इंटीग्रल में डिफरेंट मेथड्स आपने यूज किए उस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सम स्पेसिफिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन किया, और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो ये सब क्या है आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल में किया। और डेफिनेट इंटीग्रल की अगर हम बात करें तो देखें, इसमें सबसे पहले आपके पास जो थ्योरम है डेफिनेट इंटीग्रल इज द लिमिट ऑफ ए सम, इसके बारे में हमने आपको बताया कि आप इसको आप पढ़ेंगे। और आज जो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे इस क्लास में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है, इसमें भी एरिया फंक्शन पहले बात हो रही है। एरिया फंक्शन क्या है, जैसे बच्चों कोई अगर हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, ओके, तो एफ एक्स का मान लिया आपने, ये एफ एक्स का इसका इस तरह से आपने ग्राफ ड्रॉ किया। दिस इज ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। अब डेफिनेट इंटीग्रल में करते क्या है स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रल में हम खास करके इनडेफिनेट इंटीग्रल जब हम निकालते थे क्वेश्चन, उसका इंटीग्रेशन फाइंड करते थे तो उसमें कांस्टेंट भी आता था। लेकिन यहाँ पर जब हम डेफिनेट इंटीग्रल किस तरह से होगा, इसको अभी आपको, जैसे कि यहाँ पर मान लिया a to b fx dx, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इसको ये a और b हटा दें, वेयर a and b आर लोअर लिमिट एट द अपर लिमिट, तो ये खाली इंडेफिनेट इंटीग्रल हो गया। और जब हमने इसकी लिमिट को फिक्स कर दिया यहाँ पर, तो a क्या है स्टूडेंट, a हमारा लोअर लिमिट है और b क्या है इसकी अपर लिमिट है। तो अब अगर हमने इस एफ एक्स को इंटीग्रेट किया, मान लिया इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, एफ एक्स कैपिटल है, और फिर आपने इसको इसकी लिमिट ले ली, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आता है। एक तो ये बात है कि डेफिनेट इंटीग्रल में जब आप फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पर कांस्टेंट नहीं आता है, और इंडेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट आता है। तो आपने इस एफ एक्स का क्या है, कैपिटल एफ एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन है मान लिया, और फिर आपने इसकी लिमिट ले ली, तो एफ बी माइनस एफ ए, और इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये है डेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन अब इसका यूज क्या है, बेसिकली आप नेक्स्ट चैप्टर नंबर, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर 8 है, और उसमें भी आप इसका एप्लीकेशन देखेंगे, वहां पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आपको एक कंसेप्ट समझाएं यहाँ पर। जैसे मान लिया इस एफ एक्स का आपने ये एक ग्राफ प्लॉट किया, और यहाँ पर a to b इसकी ये लिमिट आपने यहाँ पर फिक्स कर दी। ये हमारा क्या है, a है स्टूडेंट, और ये क्या है, b है। आप यहाँ देख रहे हैं इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ, एरिया फंक्शन। तो एरिया फंक्शन है क्या बेसिकली, अब अगर हमें इस पूरे पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, तो इसके एरिया को, इसमें भी क्या किया हमने, इस एरिया को पूरे को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो हमारे पास हमने इसको कर लिया a2x और फिर x2b, एक पार्ट ये हो गया, ये डॉटेड पार्ट, और दूसरा इसी तरह से ये वाला पार्ट। तो हमने इस पूरे रीजन को दो रीजन में डिवाइड कर लिया। अब आप यहां देख सकते हैं कि अगर हमारे पास इसको डिफाइन करना है, तो a to b fx dx, क्या होता है स्टूडेंट, a to b fx dx means as the area of the region bounded by the curve fx, okay, bounded by the curve fx with the ordinates x equal to a and x equal to b,
इसको थोड़ी देर के लिए ये हटा दिया। ठीक है, तो पूरा ये रीजन क्या कहलाएगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स as the area of the region bounded by the curve y is equal to fx and the ordinate x equal to a and x equal to b and the x axis. ओके, अब यह हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। लेट, मान लिया ये आपने, या कुछ और आप भी नाम दे सकते हैं। x be a given point in the closed interval ab, ये x बिलोंग कर रहा है, ठीक है, x be a point in the closed interval ab, then अब हमारे पास जानते हैं स्टूडेंट क्या हो जाएगा, a टू x और ये हो जाएगा fx dx। इसी तरह से अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट x टू b fx dx, ये वाला रीजन, और ये तो इस तरह से ये कहलाता है एरिया फंक्शन। ओके, सो a to x fx dx represent the area of the shaded region. Similarly, x to b fx dx represent this shaded region. ओके, अब इसमें हमारे पास दो थ्योरम्स हैं, एक तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल्स कैलकुलस और दूसरी है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो फर्स्ट थ्योरम क्या कहते हैं, थ्योरम वन। थ्योरम वन हमारे पास है, इसका स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो कहते हैं लेट f be a continuous function on the closed interval ab and let ax, capital Ax, be the area function, then a dash x equal to fx for all x belongs to ab. तो फर्स्ट थ्योरम क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की, कि लेट f be a continuous function on the closed interval ab and let ax be the area function, then a dash x derivative of area function equal to fx for all x belongs to ab. तो ये तो एक कंसेप्ट है जिसका कि हम डेफिनेट इंटीग्रल का नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज करेंगे, और किस तरह से हम किसी भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं और उसमें लिमिट्स आपको गिवन होती है और उस लिमिट को पहले हम उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं और इसके बाद फिर उसकी लिमिट यानी कि x को उस पर्टिकुलर लिमिट से रिप्लेस करके सॉल्व कर लेते हैं और इस तरह से वो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। अब सेकंड है हमारे पास सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। क्या है ये, थ्योरम नंबर जिसको हम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर मेन हमारा इसी पर फोकस करना, लेट f be a continuous function defined on the closed interval। क्या है कि let f be a continuous function defined on closed interval ab and capital F be an antiderivative किसका, of
फंक्शन f, then a to b fx dx, राइट। क्या हो जाएगा, अभी यहां हमने लिखा था fx और a टू b। ए क्या है, ए हमारा स्टूडेंट लोअर लिमिट है यहाँ पर, और बी क्या है, ये अपर लिमिट है, अपर। और इस तरह से जब हम लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एफ बी माइनस एफ। तो इस तरह से सिंपल सा कंसेप्ट इसमें यूज करना है, और फिर आप किसी भी फंक्शन को अपने आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्वेश्चन हम यहाँ पर लें डेफिनेट इंटीग्रल के लिए, आपके पास जैसे लिखा है 2 to 3 और एक्स स्क्वायर, और अगर हम ये 2 और 3 हटा दें तो खाली ये क्या हो जाएगा, ये इंडेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या कर दिया, इसकी लिमिट को फिक्स कर दिया, ये 2 और 3 ले लिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, और फिर आपने इसकी लिमिट ली, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं आता है, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब अपॉन 3 और माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3। तो इस तरह से एक 3 से ये, तो 27/3 कह लीजिए, और माइनस 8/, तो ये कितना रह गया आपके पास 19/। तो इस तरह से, और आपने प्रॉब्लम जैसे और आप यहाँ ले सकते हैं प्रॉब्लम, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स आप जितने भी हैं इन एग्जाम्पल्स को कीजिएगा, और एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस अब लेते हैं, और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप यहाँ देखेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज 7.9 है, और अभी तक जितने भी आपने मेथड यूज किए वो भी यहाँ पर यूज हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, माइनस क्वेश्चन नंबर 1 -1 to 1 और x + 1। तो अब इसको चाहे तो आप ब्रेक भी कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x² 2 और 1 का हो जाएगा x, और इस तरह से ये हो जाएगा -1 to +1। अब आप लिमिट ले लीजिए, पहले आपने 1 लिया इसमें, तो 1² यानी 1/2 + 1, ये अपर लिमिट हो गई, और माइनस, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -1 का स्क्वायर +1 रहा, तो 1/2 एंड -1, और इस तरह से ये आ जाएगा 3/2 माइनस, हाफ बचेगा माइनस का, तो माइनस और माइनस प्लस, तो 4/2 मीन्स। दूसरी तरफ आप देखिए इसी प्रॉब्लम को अगर हम बिल्कुल ब्रेक करके करते x + 1 dx, तो ये हो जाता है स्टूडेंट x dx, और प्लस -1 to 1 dx, यानी कि इसका हो जाता है x² 2, और फिर आप यहाँ लिमिट ले लेंगे, और ये हो जाएगा स्टूडेंट x। अब आप यहाँ पर आप लिमिट ले रहे हैं, पहले अपर लिमिट ली तो 1 का स्क्वायर 1/2, और फिर माइनस, ये माइनस रहेगा, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/2, और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस
और x की जगह पर आप माइनस पुट कर दिया, यानी कि लिमिट लेने के बाद यहाँ पर 1/2 माइनस और फिर ये -1 का स्क्वायर 1/2, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, 0 प्लस और 1 + 1 यानी कि, तो यहाँ हमने इंडिविजुअल फंक्शंस को ब्रेक करके किया है और यहाँ आपका डायरेक्ट आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसी तरह से और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, ये है लिमिट 2 to 3 और 1/x dx। तो क्या हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा log x, या आप चाहें तो log x भी लिख सकते हैं, और फिर ये आपने 2 to 3, तो अब लिमिट ली आपने तो log 3 माइनस log 2, log m माइनस log n यूज कर लिया लॉ आपने, तो log 3/, तो इसी तरह से क्वेश्चंस आसान क्वेश्चन है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन आप कर चुके हैं, बस सिर्फ आपको क्या करना है लिमिट लेना, और कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन देखेंगे जहां आपको लिमिट चेंज भी करनी होगी, यानी कि जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो उस वक्त आपकी लिमिट भी चेंज हो जाती है। जैसे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पर कि 0 to π/4, और ये है स्टूडेंट साइन 2x। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, पहले तो साइन 2x को हम चेंज करेंगे फॉर्म में, और ये हो जाएगा 0 to π/4, और साइन 2x होता है स्टूडेंट 2 sin x। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। क्यों सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, क्योंकि साइन x का जो डेरिवेटिव है वो cos x वो यहाँ पर मौजूद है, राइट। तो आपने क्या किया, लेट sin x equal to t, now differentiate it both the side with respect to x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt/dx, और इस तरह से ये आ गई वैल्यू स्टूडेंट dx equal to dt/cos x। अब आप जब dx dt के टर्म में आ गया तो यहाँ लिमिट भी चेंज होंगी। अब लिमिट इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है इसके हिसाब से चलेंगे। तो आप देखिए फॉर लिमिट्स, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए यहाँ डिफरेंट हो जाता है कि जब आपने यहाँ पर क्या लिया स्टूडेंट, आपने लिया x equal to π/4 लिया, x की वैल्यू क्या ली, x equal to π/4। तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं ये आपको यहाँ देखना है। तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन x equal to साइन π/4, राइट। साइन x को आपने क्या लिया है t, तो इसको t पुट कर दिया, और साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है इसमें 1। तो व्हेन x equal to π/4 देन t equal to 1, ओके, ये अपर लिमिट की बात आ गई। एंड अब आपने लिया x equal to 0, again taking sin on both sides, so sin x equal to sin 0, और sin x means t, और sin 0 की वैल्यू 0। तो अब जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो हमारा, तो ये हो गया 0 to π/4 sin 2x equal to, तो लिमिट देखिए x equal to 0 पे, ये तो t equal to 0 हो गया, और यहाँ π/4 किससे रिप्लेस हो गया 1 से, और ये आधार 2 sin x को आपने t ले लिया, cos x अभी लिखा रहने दिया हमने, और dx की वैल्यू हो गई dt/cos x। तो cos x से cos x कैंसिल,
और ये 2 बाहर, 0 to 1, और ये हो गया टी डी टी, राइट। अब देखिए आप यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये टी स्क्वायर बाई 2 और ये 0 to 1, तो टी स्क्वायर टी इक्वल टू 1 लिया तो 1/2 और माइनस 0/2 मीन्स 0। तो इस तरह से 2 into 1/2 इक्वल टू, और हाँ यहाँ देखिए साइन π/4, ये 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है और साइन π/4 होता है स्टूडेंट 1/√2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45 होता है 1/√2, यानी कि साइन π/4। तो ये गलती हुई यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या लेंगे, लिमिट हमारी 1/√2 लेंगे। तो ये 1/√2 दिया। और अब आप यहाँ पर लिमिट जरा सा दोबारा देखिए, तो ये तो 2 रहा और 1/√2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0/, तो ये जो √2 का स्क्वायर नीचे 2 हो गया, तो 2 2 सा 4 माइनस, तो 2 into 1/4 मीन्स 1/, तो कितना आ गया हमारे पास 1/2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आप कर सकते हैं, और बीच बीच में थोड़ा सा हम डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको लेंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद भी करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिया, क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है π/6 to π/4 और cosec x dx। अब इस cosec x dx का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास log, और ये स्टूडेंट होगा cosec x माइनस cot x, और यहाँ पर फिर आपने ये लिमिट ली π/6 to π/4, यानी कि हमने यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं किया, इस वजह से यहाँ लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप इसमें करेंगे। तो फिर ये हो जाएगा स्टूडेंट लॉग, पहले आपने अपर लिमिट लिया तो cosec π/4 माइनस cot π/4, ये अपर लिमिट हो गई दोनों के लिए, एंड माइनस लॉग, और ये हो जाएगा स्टूडेंट cosec π/6 और माइनस cot, ये हो जाएगा cot π/6। अब इसकी वैल्यू देखिए आपके पास, log cosec π/4, तो sin π/4 1/√2, तो cosec हो जाएगा √2 माइनस cos π/4, तो cos π/4 सॉरी cot है यहाँ पर, तो cot π/4 की वैल्यू 1 हो गई, एंड माइनस log, इसी तरह से sin 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 1/2, तो cosec π/6 हो जाएगा 2, एंड cot π/6 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा √, और फिर इसको आप लिख लेंगे log √2 माइनस, और log m माइनस log n का रूल अप्लाई करेंगे, तो ये log m माइनस log n क्या होता है स्टूडेंट log m अपॉन n, तो इस तरह से ये हो जाएगा log और √2 माइनस 1/2 माइनस √,
क्वेश्चन नंबर 8 है। फिर इसी तरह से 9, 10 try to solve yourself and question number 11 क्या है हमारे पास क्वेश्चन स्टूडेंट 2 to 3 और 1 upon x square minus 1 dx। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप देखिए अगर कंपेयर करें तो ये हो जाएगा 2 to 3 1 upon x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dx। आपको याद हो रहा है ये स्पेसिफिक फंक्शन था हमारा और क्या होता है इसका, तो ये होता है 1/2 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये होता है, आपको याद हो यहाँ पर कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होता है 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी। तो इस लिहाज से 1/2 ए की वैल्यू क्या है 1, तो इस तरह से 2a के लॉग और ये हो जाएगा स्टूडेंट x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस और फिर इस पूरे का आपने और यहाँ हम इसको 2 into 1 को 2 कर दिया और इस 2 को भी अगर हम बाहर ले लें ये, तो अब ये हो जाएगा लॉग x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और 2 2। तो लिमिट आपने लिया 1/2 और लॉग ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 और माइनस लॉग और फिर लोअर लिमिट 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो 1/2 और इस तरह से ये बच गया स्टूडेंट लॉग 2/4 यानी 2/4 का मतलब है 1/2 हो गया और माइनस लॉग 1/3। और इसको अगर हम फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, अगर m माइनस n यूज कर लेंगे तो लॉग 1/2 अपॉन 1/3 और इस तरह से हो जाएगा हाफ लॉग 3/। So this is question number 11 और इसमें और आगे आप नेक्स्ट 12 13 14 try to yourself। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15। तो पर्पस आपको सिर्फ ये है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराने का, क्योंकि ऑलरेडी इंटीग्रेशन आपको इतनी एक्सरसाइज आप कर चुके हैं, आना चाहिए, सिर्फ आपको यहाँ पर लिमिट्स लेनी है। अब देखिए यहाँ पर लिमिट किस तरह से चेंज होती है, एक और क्वेश्चन नंबर 15 में आप यहाँ देखेंगे अब। और क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर 0 to 1 और x e की पावर x स्क्वायर dx। तो अब देखिए हम किस मेथड की मदद से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले अगर हम x स्क्वायर को t ले लें तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर ये मौजूद है, क्योंकि x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और 2x यानी कि यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करते हैं इसको लेट या पुट x square equal to t, now differentiate both the side with respect to x, so 2x equal to dt over dx और इस तरह से वैल्यू आ गई dx की dt by 2। एक बात अब हम बात करेंगे now for limits। आपने क्या किया x equal to 0 लिया, लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं। तो
जब x इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू भी 0 रहा। अब एक्स स्क्वायर को आपने क्या कह दिया t, सो t इक्वल टू 0। ठीक, एक बात। दूसरा आपने x इक्वल टू क्या लिया, आपने 1 लिया स्टूडेंट। तो जब आपने x इक्वल टू 1 लिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 ही रहा, और एक्स स्क्वायर को आपने क्या लिया है यहाँ पर t, सो t इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारी लिमिट चेंज नहीं हुई, बट हमें ये पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो 0 to 1 x e की पावर x स्क्वायर dx, तो लिमिट यही रही 0 to 1, और x e की पावर t, और x की dx की वैल्यू हो गई dt बाई 2x, ये आ गया 2x, और इस x से ये वाला x कैंसिल हो गया, और 1/2 हमने बाहर लिया, 0 to 1 e की पावर t dt, और इस तरह से e की पावर t dt का इंटीग्रेशन आ गया e की पावर t, और ये 0 to 1। अब आप लिमिट ले लीजिए, तो 1/2 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, और e की पावर 1 e रहेगा, और e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, हाफ e माइनस 1। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 17 टाइप टू योरसेल्फ, और अब हम बात करेंगे कुछ और एक क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन 18 क्या है स्टूडेंट, 0 to पाई साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 dx, राइट। अब देखिए साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2, तो ये अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम माइनस कॉमन ले लें स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्या है रिजल्ट, ये आप होता है 0 to पाई, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये होता है स्टूडेंट cos 2x। अब क्योंकि यहाँ x/2 है तो खाली क्या रह जाएगा, ओनली cos x रह जाएगा। क्यों, आपको याद हो cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के बराबर। तो आपने यहाँ पर cos x लिया, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ आ गया 0 to पाई cos x, और cos x का होता है स्टूडेंट साइन x, और लिमिट हो गई 0 to पाई, तो माइनस, तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस साइन 0, तो माइनस साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, और साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो इस तरह से क्या आ गया 0। ओके, तो ये 3 है। बाकी अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इनको आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, 20, और फिर ये MCQ। और अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.10 के भी कुछ क्वेश्चन हम इसी में आपको कराते चले इस एक्सरसाइज को भी, और फिर बाकी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए 7.10, तो इसको इसमें भी यही है कि एवेल्युएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 8 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से इन सभी को, अब
जरूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास इसमें सभी मेथड आएंगे। आप क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी है और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी इसमें यूज हो रहा है, लेकिन कंप्लीटिंग ठीक है। तो बहरहाल जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें एक स्टूडेंट के 0 to 1 और x अपॉन x स्क्वायर प्लस, तो नो डाउट इसमें ये तो क्लियर है कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होगा, क्योंकि यहाँ अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव x यहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो वी पुट x square plus 1 equal to t. Now differentiate both the side with respect to x, so 2x equal to dt over dx, और इस तरह से ये आ जाएगा स्टूडेंट dx equal to dt by 2x। अब देखिए आपको लिमिट बदलना है। नाउ जब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो लिमिट भी चेंज करना होता है। नाउ फॉर लिमिट्स, क्या फर्क पड़ता है लिमिट पर? तो आपने पहले क्या लिया लोअर लिमिट के लिए? लोअर लिमिट आपने ली, x इक्वल टू 0 लिया, और यहाँ आपको इस फॉर्म में लाना है। सो एक्स स्क्वायर अभी भी 0 रहा, और एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 हो गया। और अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप क्या ले रहे हैं, यहाँ पर t पुट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी लोअर लिमिट आ गई t इक्वल टू 1, राइट। अब दूसरे हमारे पास है अपर लिमिट की हम बात करेंगे। अपर लिमिट, इस तरह से हम लिमिट चेंज करते हैं। अब अपर लिमिट क्या है हमारे पास? x इक्वल टू 1 है, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो x स्क्वायर इक्वल टू 1, और फिर इसमें 1 ऐड किया हमने बोथ साइड्स, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और x स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल है स्टूडेंट? t के, सो t इक्वल टू 2। तो हमारी लोअर लिमिट 1 हो गई अब, और अपर लिमिट 2 हो गई। तो इस तरह से आप आ जाइए इसके आगे आप, तो 1 से 2, और ये x रहा, x स्क्वायर प्लस 1 को आपने t कहा, और dx की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट dt अपॉन 2x, और इस x से ये x कैंसिल, सो 1 by 2 1 अपॉन t dt। तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, चाहे log मॉडुलस t लिख लें, और 1 से, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1, ठीक। तो log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, तो log 2 ही रहेगा, और अगर हम log m माइनस log n यूज करेंगे तो 2 अपॉन 1, और log 2 अपॉन 1 का मतलब है log, सो हाफ log 2। सो इस तरह से ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कर लिया क्वेश्चन। और फिर इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, अगेन हम क्वेश्चन नंबर 1 और ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और देखिए इसको कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हमें यहाँ पर पुट करें कि x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, और कुछ थोड़ा सा और दूसरे तरह से भी हम कर सकते हैं।
जैसे हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने हिसाब से करेंगे, सब जैसा में हिंट्स दिया है इसके अकॉर्डिंग ना करके इस तरह से भी आप कर सकते हैं, 0 to 2 और x अंडर रूट x प्लस 2 dx। अब देखिए क्या करेंगे इसमें यहाँ पर हम x में यहाँ पर 2 आपने ऐड कर लिया और 2 ही सब्ट्रैक्ट कर लिया, और फिर ये हमारे पास अंडर रूट x प्लस 2 dx, 2 ऐड किया 2 सब्ट्रैक्ट किया और ये पूरा एक फंक्शन हमने इसको नाम दे दिया। अब आपने इसको क्या किया कि मल्टीपल कर रहे हैं यहाँ पर, सो x प्लस 2 इंटू, और ये हो जाएगा x प्लस 2 एक पार्ट, और अभी भी माइनस, और दूसरा पार्ट इसका बन गया 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2। अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x रूट एक्स प्लस 2 बचेगा। तो अब आपने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। अब देखिए इसमें दो पार्ट हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर हम चाहें तो पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 0 से 2, और ये हो जाएगा स्टूडेंट x प्लस 2 और ये x प्लस 2 की पावर हाफ, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 3/2, ओके, माइनस और 2, ये हो जाएगा x प्लस 2 की पावर हाफ, और इस तरह से ये। अब अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो हम x प्लस 2 को क्या लेंगे, t लेंगे, x प्लस 2 बराबर t, तो ये क्या हो जाएगा t की पावर 3/2, और लिमिट भी बदलेगी। अगर आप यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सो पुट x प्लस 2 इक्वल टू t, और डिफरेंशिएटेड बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू dt ओवर dx। तो इस तरह से ये आ गया स्टूडेंट dx इक्वल टू dt। अब आप लिमिट पे आ जाइए, तो यहाँ जब हमने x इक्वल टू 0 लिया, तो अब यहाँ क्या है, x प्लस 2 बनाना है, तो हमने तो 2 ऐड किया, तो इधर भी 2 ऐड कर लिया, और अब x प्लस 2 क्या हो गया, ये t हो गया। तो हमारी लोअर लिमिट क्या बन गई, लोअर लिमिट हो गई अब t इक्वल टू 2, और दूसरी तरफ जब हमने t इक्वल टू x इक्वल टू 2 लिया अपर लिमिट, तो यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 2 प्लस 2 इधर 4 हो गया, सो t बराबर 4। तो यहाँ लिमिट चेंज हो गई, और अब इसके बाद तो इसी कंटिन्यूएशन में हम चल रहे हैं। अगर हम इसको i कंसीडर कर लेते हैं, लेट i इक्वल टू, तो यहाँ हम i लिख सकते हैं, ये i की इक्वल छोड़ दिया है, तो क्या हो जाएगा i, तो ये हो जाएगा 2 से 4 और t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर हाफ, और dx बराबर dt। अब आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, राइट, माइनस 2 और t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, और 2 से 4 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा t की पावर 5/2, और ये हो जाएगा 5/2 का मतलब है 2/5, ठीक। इसी तरह से ये हो जाएगा 2 इंटू टी की पावर 3/2, और ये 3/2 का मतलब है 2/3, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 2 सा ये हो जाएगा 4/3,
अब आप लिमिट ले रहे हैं तो 2/5 और ये t का मतलब है 4 की पावर 5/2 माइनस 4/3 और 4 की पावर 3/2, ये तो अपर लिमिट हो गई, और माइनस अब आप लोअर लिमिट ले लीजिए तो 2/5 और इन दोनों में पहले अपर आपने लगा ली और अब आप लोअर ले रहे हैं तो t की पावर, t का मतलब है 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 और इसी तरह से 2 की पावर 3/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये क्या मिलेगा हमारे 2/5 और ये 4 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 5 बचा है, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो गया और यहाँ 2 का स्क्वायर है तो ये 4/3 और ये रह जाएगा 2 की पावर 3। 2 का क्यों 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर लिखेंगे हम, और 2 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल 2 की पावर 3, तो एक तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर तो इसको तो 2/5 और 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर हाफ माइनस और 4/3 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर हाफ। तो इस तरह से तो ये हो जाएगा 32 2 जा 64/5 माइनस 8 4 जा 32/3, ये एक पार्ट आ गया, और माइनस यहाँ आ गया 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8/5 और √2 माइनस और 2 4 जा 8/3 और √2। तो इसको आपने सिंप्लीफाई किया 15 3 4 जा 12 3 6 और 3 4 जा 12 3 6 जा 18 119 192 और 5 टाइम 5 2 जा 10 160 और यहाँ पर स्टूडेंट भी एलसीएम 15 हो गया तो 3 8 जा 24 √2 और ये हो जाएगा माइनस और 5 8 जा 40 √। तो इस तरह से ये बचेगा हमारे पास 32/15 या माइनस के 16 बचे, माइनस और माइनस प्लस 16√2/15 या फिर हम इसको कह सकते हैं 32 + 16√2/15। तो बस यहाँ थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आपको है ज़्यादा और इसको आप कर लेंगे और फिर हमारे पास इसी से सभी क्वेश्चन है इसमें करना है और कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर पर है और इसको हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x² - a² या x² + a² इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि 0 to 2 और dx अपॉन x² + 2x + 5, राइट। तो अभी इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 0 to 2 dx अपॉन और ये हो जाएगा x² और 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर ये आ गया और प्लस 5 और सेकेंड टर्म का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरह से ये बन गया स्टूडेंट कि x + 1 का होल स्क्वायर
और +4 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हमने क्या आ गया x+1 का होल स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी वही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कह रहे हैं कि क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हम डायरेक्ट तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, यहाँ आप देखिए पुट x+1 = t, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 = dt/dx और इस तरह से ये आ जाएगा dx = dt। और लिमिट की बात करें अगर हम, और इसको भी हमने कर लिया लेट I = और फॉर लिमिट्स, तो लिमिट्स में क्या चेंजेस आएंगी कि जब हमारे पास x = 0 लिया हमने तो x+1 = 1 हो गया, तो इसका मतलब है t = 1 हो गया, तो हमारी लोअर लिमिट कितनी आ गई, ये हमारी लोअर लिमिट। और फिर इसके बाद x = अगर हमने यहाँ पर 2 लिया तो x+1 एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, तो इधर 3 हो गया, तो x+1 का मतलब है t = 3, ये आपकी अपर लिमिट है। ओके, और फिर इसके बाद आप आ जाइए अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर 0 to 1, और I क्या था हमारे पास, तो dx की जगह पर dt हो जाएगा स्टूडेंट, और लिमिट्स हो जाएंगी अब t के अकॉर्डिंग 1 से 3, और x+1 का मतलब है t² और +2², और ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है t² प्लस यानी कि x² + a²। क्या होता है स्टूडेंट, x² + a², ये होता है 1/a tan इनवर्स, तो a की जगह पर 2 आ जाएगा और tan इनवर्स t/2, और आप रेफरेंस दे देंगे sin x² + a² dx, ये क्या होता है 1/2 और tan इनवर्स x/, नॉट 2, 1/a, tan इनवर्स x/a, तो ये आ गया 1/2 tan इनवर्स t/2, और ये आ गई आपकी लिमिट 1 से 3। तो देखिए ये 1/2 आपने बाहर ले लिया और tan इनवर्स t/2, तो कहाँ चेंज और आ सकता है यहाँ पर कि tan इनवर्स t+1, तो इसको हम देखते हैं। तो देखिए गलती ये हुई है इस क्वेश्चन में कि हमने लिमिट्स गलत ली है। लिमिट्स क्या है हमारी, लिमिट्स है हमारे पास स्टूडेंट -1 से +1, ये गलती है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ -1 से +1 आप कर लेंगे। अब जब x = आपने -1 पुट किया और यहाँ पर आपने 1 इधर ऐड किया, तो इधर क्या हो जाएगा x+1 = 0, तो t = 0। दूसरा आपने x = +1 लिया और यहाँ x+1 का मतलब है एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो इधर 2 हो जाएगा और ये t = 2 हो जाएगा। तो हमारी लिमिट आ जाएगी अब 0 से 2, 0 से 2, राइट, ये लिमिट है 0 से 2, और यहाँ आपने 0 से 2 किया। तो अब आप tan इनवर्स 2/2
माइनस टेन इनवर्स 0। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस 0। ठीक है, ये अभी चलिए एक साथ लिख देंगे, टेन इनवर्स 0 और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू 5/4 और इसकी वैल्यू 0। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 5/8। तो इस तरह से एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चन हम करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमें लिमिट भी उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। खास करके यहाँ पर गलती आपसे हो जाती है कि लिमिट अगर आपने चेंज नहीं करी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बहरहाल ये एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन हैं इनको आप कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.11 इज बेस्ड ऑन these properties। तो इस तरह से ये 7-8 प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट। ठीक है, इन 8 प्रॉपर्टीज का हम यूज करके अपने फंक्शन को और स्टैंडर्ड फॉर्म कंपेयर करेंगे और उनको इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे। और तो आप इसको पढ़िएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बहरहाल ये क्लास यही ख़त्म करते हैं आज की। ओके, थैंक यू।